आप सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं रवि जायसवाल, डिग्री से इंजीनियर, दिल से ट्रेडर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रेजिलिएंट ट्रेडर रवि। और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं, कुछ MCQs देखने वाले हैं, क्वेश्चन बैंक, कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग आज देखने वाले हैं। तो यह क्वेश्चन आंसर किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग होगा? NISM सीरीज 15 रिसर्च एनालिस्ट का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे असेसमेंट स्ट्रक्चर बताया गया है कि इस एग्ज़ाम में कुल 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 92 टोटल 92 MCQ होते हैं, और 4-4 के सेट में 2 क्वेश्चन जो है वो केस स्टडीज़ के होते हैं। तो 92 + 8 यानी कि टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पासिंग मार्क्स 60 होते हैं, और यहाँ पे हर गलत आंसर के लिए 25% मार्क्स डिडक्ट भी किए जाते हैं। साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस एग्ज़ाम में टोटल 13 चैप्टर होते हैं। हर चैप्टर का अपना अलग अलग वेटेज है। जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन, यहाँ से टोटल 3 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये जो 3 नंबर है इसे प्राप्त करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इस चैप्टर से कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर आपने 10-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो ये समझिए कि 3 नंबर आप बड़ी ही आसानी से एग्ज़ाम में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, ये रहा स्क्रीन पे आपका पहला सवाल। सवाल है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ अ सेल साइड एनालिस्ट? यानी कि जो सेल साइड एनालिस्ट होते हैं उनका प्राइमरी रोल क्या होता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है टू मैनेज द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज ऑफ इंडिविजुअल क्लाइंट्स, यानी कि जो इंडिविजुअल क्लाइंट हैं उनके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मैनेज करना। ऑप्शन बी है टू प्रोवाइड रिसर्च रिपोर्ट्स एंड रिकमेंडेशंस टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्हें रिकमेंडेशन और रिसर्च रिपोर्ट प्रोवाइड करना। तीसरा ऑप्शन नंबर सी है टू एलोकेट एसेट्स विद इन अ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड में एसेट एलोकेशन करना। और ऑप्शन नंबर डी है टू गिव सेल रिकमेंडेशंस ओनली। तो देखिए, कई लोगों को लगता है, जो लोग भी स्टडी नहीं किए रहते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि सेल साइड एनालिस्ट होने का मतलब है कि ऐसे रिसर्च एनालिस्ट जो केवल सेल का ही रिकमेंडेशन देते हैं। तो यह ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोवाइड रिसर्च रिपोर्ट्स एंड रिकमेंडेशंस टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। देखिए, जब भी कोई एनालिस्ट किसी क्लाइंट को अपना रिसर्च रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो उन्हें सेल साइड एनालिस्ट कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। और जैसा कि आप देख भी सकते हैं, आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो दूसरा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बाई साइड एनालिस्ट? जो बाई साइड एनालिस्ट होते हैं उनकी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? तो इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ए है पब्लिशिंग रिसर्च रिपोर्ट्स फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन नंबर बी, टू गिव बाई रिकमेंडेशंस ओनली। ऑप्शन सी, मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस फॉर देयर फर्म्स पोर्टफोलियो। एंड ऑप्शन डी, सेटिंग रेगुलेटरी पॉलिसीज फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो देखिए, अगेन यहाँ पे भी बाई साइड एनालिस्ट के लिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, टू गिव बाई रिकमेंडेशंस ओनली। यह सरासर गलत है। बाई साइड एनालिस्ट का मतलब कतई ये नहीं होता है कि उन्हें सिर्फ बाई रिकमेंडेशन ही देना है, और सेल साइड एनालिस्ट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि उन्हें केवल सेल साइड का ही रिकमेंडेशन देना है। तो जो बाई साइड एनालिस्ट होते हैं वो अपने फर्म के बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस फॉर देयर फर्म्स पोर्टफोलियो। आइए चेक करते हैं सही आंसर क्या है। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, सेल साइड एनालिस्ट टिपिकली वर्क फॉर विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस? यानी कि जो सेल साइड एनालिस्ट हैं वो नॉर्मली किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करते हैं?
हमारा पहला ऑप्शन है हेज फंड्स एंड म्यूचुअल फंड्स, दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड ब्रोकरेज फर्म्स, तीसरा ऑप्शन है सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज, और चौथा है कॉरपोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट्स। तो देखिए, सेल साइड जो एनालिस्ट होते हैं वो अपना रिसर्च रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में पब्लिश करते हैं। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं और ब्रोकरेज फर्म है, ये जो रिसर्च रिपोर्ट होते हैं ये इन संस्थाओं के द्वारा रिसर्च रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में पब्लिश किया जाता है। तो जो सेल साइड एनालिस्ट हैं वो नॉर्मली किनके लिए वर्क करते हैं? इन्वेस्टमेंट बैंक्स के लिए और ब्रोकरेज फर्म्स के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड ब्रोकरेज फर्म्स। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द डिफरेंस बिटवीन बाई साइड एंड सेल साइड एनालिस्ट, यानी कि बाई साइड और सेल साइड एनालिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, चारों में से कौन सा ऑप्शन बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है? तो पहला ऑप्शन है बाई साइड एनालिस्ट क्रिएट रिसर्च फॉर क्लाइंट्स वाइल सेल साइड एनालिस्ट मैनेज फंड्स, यानी कि बाई साइड एनालिस्ट रिसर्च क्रिएट करते हैं क्लाइंट के लिए और जो सेल साइड एनालिस्ट हैं वो फंड मैनेज करते हैं। यह ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। दूसरा ऑप्शन है बाई साइड एनालिस्ट गिव ओनली बाई वाइल सेल साइड एनालिस्ट गिव ओनली सेल रिकमेंडेशन, यह ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है रिपोर्ट ऑफ बाई साइड एनालिस्ट इज यूज फॉर इंटरनल कंजम्पशन बाय एन इंस्टीट्यूशन वाइल रिपोर्ट ऑफ सेल साइड एनालिस्ट इज पब्लिश्ड इनटू पब्लिक डोमेन, यह इसका सही आंसर है। बाई साइड एनालिस्ट के रिपोर्ट को इंटरनल कंजम्पशन के लिए यूज किया जाता है, जैसे म्यूचुअल फंड में, हेज फंड में, और जो सेल साइड एनालिस्ट होते हैं उनके रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में पब्लिश किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। सेल साइड एनालिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेडिंग सिक्योरिटीज वाइल बाई साइड एनालिस्ट हैंडल कंप्लायंस, यह ऑप्शन भी गलत है कि सेल साइड एनालिस्ट जो है वो सिक्योरिटी की ट्रेडिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं और बाई साइड एनालिस्ट वो कंप्लायंस को हैंडल करते हैं, रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। तो चौथे प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और आपकी स्क्रीन पे भी आ चुका है। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो पांचवा प्रश्न है व्हाट इज द रोल ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, जिसके चार ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए RAs आर ओनली इन्वॉल्व इन द एनालिसिस ऑफ डाटा, RAs का मतलब रिसर्च एनालिस्ट की बात की जा रही है, यानी कि रिसर्च एनालिस्ट केवल डाटा के एनालिसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ऑप्शन बी RAs आर ओनली इन्वॉल्व इन कलेक्शन ऑफ द डाटा, रिसर्च एनालिस्ट सिर्फ डाटा के कलेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ऑप्शन सी RAs हेल्प देयर क्लाइंट्स टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, RA अपने क्लाइंट को सही डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। और ऑप्शन डी RAs हेल्प इन फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ देयर क्लाइंट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। जो RAs होते हैं, रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, वो अपने क्लाइंट को सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। वो सिर्फ कलेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो सिर्फ एनालिसिस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और ना ही वो अपने क्लाइंट के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। उनका सही काम क्या है, प्राइमरी रोल क्या है रिसर्च एनालिस्ट का, कि वो डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं, फिर उस एनालिसिस के बेस पे क्लाइंट को रिकमेंडेशन देते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एक रिसर्च एनालिस्ट का क्या रोल होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, और आपकी स्क्रीन पे भी आ चुका है। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न है एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग द टू इम्परेटिव पैरामीटर्स ऑफ अ रिसर्च एनालिस्ट रोल आर अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। इसका अर्थ ये है कि एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अनिवार्य पैरामीटर होते हैं किसी भी रिसर्च एनालिस्ट के रोल में। तो उनका ये जो रोल है रिसर्च एनालिस्ट का, वो किन किन फैक्टर के द्वारा प्रभावित होता है। तो ऑप्शन ए है मैनेजमेंट एथिक्स, ऑप्शन बी रेवेन्यूज एंड कॉस्ट, ऑप्शन सी एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि ये सभी ऐसे फैक्टर हैं जो रिसर्च एनालिस्ट के रोल में को अफेक्ट करते हैं, एनालिसिस को भी और डिसीजन मेकिंग को भी। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। सातवां प्रश्न है विच ऑफ दीज क्वालिटीज आर डिजायर्ड इन अ गुड रिसर्च एनालिस्ट,
यानी कि कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो रिसर्च एनालिस्ट के लिए डिजायर्ड है। ऑप्शन ए, नैक ऑफ नंबर्स एंड इंटरप्रिटेशन, यानी कि नंबर की समझ होनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, काफ़ी फास्ट होना चाहिए। क्लैरिटी इन फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट। ऑप्शन सी, एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। तो अगेन यहाँ पे भी आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि एक रिसर्च एनालिस्ट को नंबर के साथ खेलने आना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से समझना आना चाहिए और पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। देखिए आपकी स्क्रीन पे भी आ चुका है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, प्रश्न संख्या 8। सेल साइड एनालिस्ट जनरली वर्क फॉर मनी मैनेजर्स लाइक म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स हु परचेज एंड सेल सिक्योरिटीज फॉर देयर ओन इन्वेस्टमेंट अकाउंट और ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए स्टेटमेंट ऐसा है कि जो सेल साइड एनालिस्ट हैं वो जनरली मनी मैनेजर्स के लिए वर्क करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हो गए, हेज फंड हो गए, पोर्टफोलियो मैनेजर्स हो गए। और ये क्या करते हैं कि रिसर्च रिपोर्ट के आधार पे या तो अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करते हैं या अपने क्लाइंट के बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यह कार्य सेल साइड एनालिस्ट का नहीं होता है, बल्कि यह बाई साइड एनालिस्ट का होता है, क्योंकि सेल साइड एनालिस्ट के जो रिसर्च रिपोर्ट होते हैं वो पब्लिक डोमेन के लिए होते हैं, पब्लिक के लिए होते हैं, न कि फंड मैनेजर के लिए, मनी मैनेजर के लिए होते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो पूरी तरीके से फॉल्स है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और देखिए आपकी स्क्रीन पे सही ऑप्शन आ चुका है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9 है, की प्रिंसिपल्स दैट एनालिस्ट्स मस्ट कीप इन माइंड वाइल टॉकिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी आर एज। यानी कि जब भी कोई रिसर्च एनालिस्ट कंपनी के मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं तो कौन कौन से पॉइंट हैं जो उन्हें अपने माइंड में रखने चाहिए। तो पहला पॉइंट है, पहला ऑप्शन है प्री मीटिंग रिसर्च। दूसरा ऑप्शन है इंडिपेंडेंस एंड न्यूट्रलिटी ऑफ व्यू। तीसरा ऑप्शन है क्लैरिटी ऑफ क्वेश्चंस। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर भी जो ऑप्शन है सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट से बात करते समय जो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं उन्हें ये सभी पैरामीटर माइंड में रखने चाहिए। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है। तो आपकी स्क्रीन पे सही उत्तर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी। ये हमारी वीडियो का आज का आखिरी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10। What should not be followed by RAs in their communication with clients? ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, कई बार वो लोगों को फंसाने के लिए पूछे जाते हैं। कई बार हम लोग प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, जिसकी वजह से हम लोग गलती कर जाते हैं। आता हुआ प्रश्न भी हम लोग गलत मार्क करके आते हैं और हमारे नंबर वहाँ पे काट लिए जाते हैं। जैसे इस प्रश्न को ही देखिए, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जब भी कोई आरए, कोई रिसर्च एनालिस्ट अपने क्लाइंट से कम्युनिकेट करते हैं तो उन्हें क्या फॉलो नहीं करना चाहिए। यहाँ पे शुड नॉट वर्ड का यूज किया गया है। तो हमें चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और ये फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा पैरामीटर है, ऐसा कौन सा काम है जो आरए को अवॉइड करना है क्लाइंट से कम्युनिकेशन के टाइम पे। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, सजेशंस शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड नॉट कंटेन एन ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, बायस्ड व्यू ऑन द सब्जेक्ट कंपनी। यानी कि आरए जो भी रिकमेंडेशन दे रहे हैं, जो भी सजेशन दे रहे हैं, वो फैक्ट और फिगर के बेस पे होना चाहिए, ना कि आशावादी, निराशावादी भावनाओं से प्रेरित होकर के देना चाहिए। तो ये फैक्टर तो होना चाहिए जब भी किसी क्लाइंट से कम्युनिकेट किया जा रहा है रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा। तो ये फैक्टर तो होना चाहिए कि जो भी रिकमेंडेशन हो वो फैक्ट के आधार पे हो, फिगर के आधार पे हो। वहाँ पे हम लोग भावनाओं में बात नहीं करें कि ऑप्टिमिस्टिक व्यू है, पेसिमिस्टिक व्यू है, ऐसा नहीं चलता है। तो ये क्वालिटी तो होनी चाहिए। और हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि क्या नहीं होना चाहिए। अगला ऑप्शन देखते हैं, द नंबर बी है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आरए होल्ड्स शेयर्स ऑफ द सब्जेक्ट कंपनी। यानी कि अगर रिसर्च एनालिस्ट के पास पहले से ही उस कंपनी के शेयर हैं तो इसको हम लोग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं कि आरए के पास जिस शेयर की होल्डिंग है उसी शेयर पे वो लोग रिकमेंडेशन दे रहे हैं।
सच इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड बिफोर हैंड, यानी कि कहीं पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो रिसर्च एनालिस्ट उसका डिस्क्लोजर पहले ही दे देते हैं। तो ये फैक्टर भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है नो नीड टू क्लैरिफाई एनी एजम्पशंस जार्गन्स। इसका मतलब कि अगर रिसर्च एनालिस्ट ने अपने रिकमेंडेशन में कहीं पे कोई एजम्पशन एक्सप्रेस किया है, कहीं पे कोई जार्गन को मेंशन किया है, तो उसको डिटेल में क्लैरिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही आंसर है, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कि क्लाइंट से कम्युनिकेट करते समय क्या फॉलो नहीं करना चाहिए, और ऑप्शन सी कह रहा है कि कोई भी एजम्पशन है या जार्गन है, जार्गन यानी कि कोई टेक्निकल लैंग्वेज है, टेक्निकल वर्ड है, तो उसे क्लैरिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी अबव, बिल्कुल नहीं। जो पहला और दूसरा है वो आरए को फॉलो करना होता है, ठीक है। जो तीसरा ऑप्शन है वो आरए को फॉलो नहीं करना होता है, और हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि आरए को क्या फॉलो नहीं करना है। तो ये जो प्रश्न है ये थोड़ा सा स्पेशल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से जब तक नहीं पढ़ेंगे, साथ ही जब तक ऑप्शन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सही उत्तर को मार्क नहीं कर पाएंगे। आइए हम लोग चेक भी कर लेते हैं कि सही आंसर क्या है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नो नीड टू क्लैरिफाई एनी एजम्पशंस एंड जार्गन्स। ये अवॉइड करना होता है, इसे फॉलो नहीं करना होता है किसी भी आरए को, रिसर्च एनालिस्ट को। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा होगा। तो मेरे चैनल को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका समय शुभ हो। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। जय हिंद।